So last time we had discussed iteration. Iteration पढ़ा था last time, याद है ना? For loop, while loop. ये basic constructs सब पता चल गए. You have understood the basic constructs. So let us first solve a problem which was given in the mid-sem examination. Have you seen the mid-sem exam paper on Moodle or on the home page? तो quiz paper Moodle पे अपलोड किया है, देखा आपने quiz paper? जो slot 5 और slot 11 के लिए अलग अलग पेपर बनाया था, सिमिलर प्रॉब्लम्स थे, तो वो सवाल कुछ सॉल्व किया आपने उसमें से? There is a question that a number is given in the range ये रेंज है, इस रेंज में दो नंबर दिए हैं आपको, एक n1 दिया है और एक n2 दिया है, और सवाल ये पूछा है कि दोनों नंबर के मिडिल जो दो डिजिट्स है वो निकालें, उन डिजिट्स का सम करें और ये बताएं कि पहले वाले का सम ज्यादा है या दूसरे वाले का सम ज्यादा। समझा सवाल आप? जैसे पहला नंबर दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 दिया है, दूसरा नंबर दिया है 7 5 8 3 4 1, ऐसा कोई नंबर, दो नंबर दिए, तो दो नंबर में से मिडिल टू डिजिट्स कौन से हुए? इसके हो गए 3 और 4, इसके हो गए 8 और 3। अभी वो मिडिल टू डिजिट्स का एडिशन करेंगे, सम क्या होगा पहले वाले का और दूसरे वाले का? कौन सा बड़ा है इसमें से? 11 पर। तो आपको उत्तर ये लिखना है कि सेकंड नंबर जो है उसके मिडिल टू डिजिट्स की सम पहले नंबर के मिडिल टू डिजिट्स की सम से ज्यादा है। अब ये नंबर तो एग्जाम्पल है, एक्चुअली कुछ भी नंबर हो सकता है, देयर कैन बी एनी नंबर। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हैव यू रिटन ए प्रोग्राम? ऑल ऑफ यू हैव डन दैट? Solved it correctly? Okay, so you tell me how I will write. So let me start by saying int main. इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड कंपाइलर डायरेक्टिव्स होंगे वो हम छोड़ देते हैं, आ जाएंगे करके। अभी क्या डिक्लेरेशंस, क्या लोकेशंस लगेंगे आपको? पहले तो n1 लगेगा, फिर n2 लगेगा। ये दो डिजिट्स के सम निकालने हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ n1 सम और मिडिल ऑफ n2 सम, यानी मिडिल टू डिजिट्स की n1 नंबर की सम और मिडिल टू डिजिट्स की n2 नंबर। डिजिट्स अलग अलग लगेंगे क्या आपको? सम कैसे करोगे अगर डिजिट्स नहीं निकालोगे? निकाल सकते हैं अलग डिजिट्स बिना रखे, लेकिन अगर इफ यू वांट टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन क्या है? फर्स्ट यू टेक वन नंबर n1, फाइंड आउट दिस डिजिट, फाइंड आउट दिस डिजिट सेपरेटली, फाइंड आउट द सम, दैट सम वी आर नोमेनक्लेचरिंग एज m(n1) सम। दूसरा नंबर लिया, उसके भी दो डिजिट निकाले, उसकी सम निकाली, उसको ये करेंगे। जो डिजिट आप मान लीजिए रखना चाहते हैं तो कहाँ रखेंगे? कोई लोकेशन से चाहिए उसके लिए, तो कुछ नाम याद दीजिए कि उस लोकेशन में हम वो नंबर रख देंगे, डिजिट रख देंगे। दो दो डिजिट है पर हर एक के, तो क्या वेरिएबल्स कैसे यूज करेंगे आप? नहीं, n1 सम जो लोकेशन है उसमें सम रहेगा दोनों डिजिट का, यानी 3 + 4 7 रहेगा उसके अंदर, लेकिन 3 कहाँ रहेगा और 4 कहाँ रहेगा? ये 8 कहाँ रहेगा और 3 कहाँ रहेगा? ये भी कहीं रहना चाहिए ना, फिर इसके सम करेंगे आप, ये कहाँ रखोगे आप उसको? तो उसके लिए लोकेशन चाहिए कुछ, तो बोलिए कुछ नाम जो आपको सोचते हैं। फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे बंद कर दिया, फिर याद आया कि भाई नहीं, डिजिट्स के लिए जगह चाहिए, यू नीड स्पेस फॉर दोज डिजिट्स, वेयर विल यू पुट दोज?
So I will call it N1 D1, N2 D2, sorry N1 D2. ओके, ये हो गए ये डिजिट और ये डिजिट, और उसी तरह से N2 D1 और N2 D2 हो गए डिजिट्स। अब इसके बाद में you have to read those numbers. So tell me the statements. What will you do to read N1 and N2? N1 और N2 दिया है आपको, वो पढ़ना है नंबर। नहीं, पहले नंबर पढ़ना है अपने को, पहले वो उसके स्टेटमेंट बताओ। What will be the statement? सी आउट में क्या लिखेंगे? सी आउट ठीक है, लेकिन इसमें गलत हो गया। क्या गलत है? डबल कोटेशन मार्क चाहिए। यू आर आउटपुटिंग ए स्ट्रिंग एज ए मैसेज। अब मैसेज दे दिया तो यूजर इनपुट देगा वैल्यूज, कैसे पढ़ेंगे उसको आप? बोलिए। N1 कैसे लिखेंगे? इनपुट आ गया। What will you do next now? लेकिन पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। आपने इनपुट पढ़ तो लिया, लेकिन क्या ये इनपुट सही है? तो वैलिडेशन, जो इनपुट पढ़ा आपने, वॉट एवर इनपुट यू हैव रेड, वेदर इट इज वैलिड और नॉट, सो हाउ विल यू चेक इट? यहाँ पे एक कमेंट लिखिए, वैलिडेट इनपुट। ठीक है, N1 की वैल्यू सही होनी चाहिए और N2 की भी वैल्यू सही होनी चाहिए। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन तो ये लिखिए कि इसके बीच में नंबर है। तो कैसे कंडीशन लिखेंगे आप ये चेक करने के लिए कि दिया हुआ नंबर जो है N1 ये इसके बीच में है और N2 भी उसके बीच में है? क्या लिखेंगे बोलिए? इफ N1 ग्रेटर देन 1 0 0 0 0 0, क्या ये इक्वल टू नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि बहुत इंक्लूसिव रेंज है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, हाँ, अभी कंडीशन चिपका हुई पूरी, अभी तो खाली N1 की एक कंडीशन देखी। और क्या कंडीशन है N1 पे? इट शुड बी अगर ऐसा है तो N1 ठीक है। एंड या और क्यों? और एंड होना चाहिए। और में कोई से भी एक सही होगा तो टोटल सही हो जाएगा। तो मान लीजिए ये सही है, लेकिन ये जो नंबर है खाली 250 है, तो ये सही नहीं होगा, तो एंड चाहिए। ये छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये N1 की कंडीशन हुई। अब N1 वैलिड होना चाहिए और N2 भी वैलिड होना चाहिए। N2 की क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा नहीं लगाएंगे, या अगर लगाना है यहाँ तो एक और ब्रैकेट लगाए यहाँ पर, यानी ये तो इफ स्टेटमेंट का ब्रैकेट हो गया। अब इफ स्टेटमेंट के ब्रैकेट में दो कंडीशन है, एक N1 के लिए है, वैसी ही N2 के लिए। N2 के लिए क्या कंडीशन होगी? एग्जैक्टली वैसे ही होगी कंडीशंस। ये दूसरी कंडीशन हुई। अब ये खाली कंडीशन एक के बाद एक लिख सकते हैं क्या? ये दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, और नहीं चलेगा, यहाँ फिर एंड चलेगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंडीशन होगी। वैलिडिटी ऑफ द इनपुट डिपेंड्स अपॉन N1 should be greater than equal to this and N1 should be less than equal, and N2 should be greater than this and N2 should be less than this.
ये पूरा का पूरा फिर यहाँ ब्रैकेट आएगा। ये देखिए ब्रैकेट को भूलिए मत, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट, ये पूरा इफ स्टेटमेंट हुआ। अगर ऐसा है तो क्या करना है? हाँ हाँ, बराबर हुआ तो बराबर हुआ, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों सेम आ जाएंगे। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि एक बड़ा एक छोटा होगा ही, आपको ये छापना है कि कौन सा बड़ा है। This question is, the question says which one is larger of the middle two digits. By the way, for the middle two digits to add up to same sum, it is not necessary that the entire number will be equal. दो नंबर ऐसे n1 और n2 हो सकते हैं कि दोनों नंबर अलग अलग हैं, लेकिन बीच के दो डिजिट सेम है। 3443 हुआ तो भी सम सेम आएगा। So sum can become same for the middle two digits, independent of the values of n1 and n2. That possibility exists. What you have been asked is, tell us which one is greater. Ordinarily आप लोग जवाब देंगे कि n1 वाले मिडिल टू डिजिट्स का सम ग्रेटर है या n2 वाले मिडिल टू डिजिट्स का सम ग्रेटर। लेकिन अगर इक्वल हुए तो आपको थर्ड ऑप्शन खुद होके लिखना पड़ेगा। You have to write that these numbers are such that neither is greater, both are same. This answer you have to think. It is not an invalid answer. If there is a 7-digit number, then it will not match this condition. It will not be greater than 10000. That is the reason why we are giving 6 digits here and 6 digits here. If you give a 7-digit number, that will be not less than equal to this. So this condition will be invalid. Only if this is true, then you do the subsequent one. If this is not true, you have to carry on. There are two ways of writing this program. One is you check this condition and write your entire program here. Look at the way this comment is written. N1 and N2 are valid numbers. यानी अगर आप if statement में सही करके यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब N1 N2 दोनों वैलिड है। इसके आगे जो भी लिखेंगे स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगे। इसलिए यहाँ कमेंट लिख दिया कि N1 and N2 are valid numbers. Proceed further. अभी आगे करना है। अब आगे क्या काम करना है बताइए। अब आगे हमें करना है ये डिजिट निकालना है N1 D1 और N1 D2। तो आपको एक N1 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें ये दो डिजिट्स निकालना। तो कैसे निकालेंगे बताइए। अच्छा, N1 को अगर 100 से डिवाइड किया तो उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद रिमाइंडर 10 का लिया तो ये आ जाएगा 4। हाँ, फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। हाँ, 1000 से डिवाइड करेंगे, इससे आ जाएगा उत्तर क्या 1 2 3। इसको फिर से 10 से मॉड्यूलो ले लेंगे, आ जाएगा 3। ठीक है, तो सीधे सीधे ऐसे एक एक्सप्रेशन सीधा लिख देते हैं। ये चार वाले डिजिट के लिए, दूसरा लेते हैं 3 वाले डिजिट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग N1 D1 is equal to N1 divided by 100 मॉड्यूलो 10। चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट लिख दो, अगर पता नहीं कौन सा पहले हो। यह आ जाएगा N1 D1। इसी तरह से N2 D2 क्या होगा, N1 डिवाइडेड बाय 1000 मॉड्यूलो 10। ये एक सिंपल मेथड है।
You can do it in different ways, but this will give you the middle two digits. And now you have to find out m n1 sum in the middle of the n1 sum. So m n1 sum is equal to how much? n1 d1 plus, करेक्ट, ये एक हो गया. इसी तरह से एग्जैक्टली दूसरा हो जाएगा. दूसरे के लिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? n2 d1 is equal to n2 divided by 100 modulo 10. n2 d2 is equal to n2 divided by 1000 modulo 10, बराबर. और फिर m n2 sum is equal to n2 d1 plus n2 d2. हो गया? या हाँ, ये गलत किया. ये n1 d1 n1 d2 होना चाहिए. देखिए, एक छोटी सी गलती से फर्क पड़ सकता है. दिस शुड बी n1 d2, n1 d1 n2 d2, and this is m n1 sum. करेक्ट. यहाँ पे ठीक है. चलिए, अब क्या करना है? कंपेयर करना है दो सम. इफ क्या लिखेंगे? ठीक है. फर्स्ट सम इज ग्रेटर. क्या यहां लिख सकते हैं एल्स सी आउट सेकंड टर्म इज ग्रेटर? कोई जरूरी नहीं है. मान लीजिए ये नंबर ऐसे हुआ 3 4 और 3 4, दोनों सम इक्वल हो जाएंगे. जो आपने पॉइंट आउट किया था, यू आर पॉइंटेड आउट दैट इट इज पॉसिबल दैट सम्स मे बी इक्वल. सो एल्स अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा है तो ये, छोटा है तो ये सेकंड सम. और एक और एल्स. एल्स Understood? This is perfection. That is why I say कि खाली प्रश्न जो पूछा है उसका मैकेनिकल उत्तर मत दो. उसको सोचो उसके बारे में, क्या पूछ रहा है, क्या कंडीशन है, और क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जो बोली नहीं है पेपर में, सवाल में या प्रॉब्लम. See, you must understand, in real life problems will never be specified exactly like this.
सर जिंदगी में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ऐसे स्पेसिफाई आते हैं क्या? इतना एग्जैक्टली ये नदी की चौड़ाई इतनी 25 मीटर है और उसमें नाव है जो तुम एग्जैक्टली 2 मीटर की है, उसमें 2.5 आदमी बैठे हैं, ऐसा जो गणित में स्पेसिफाई होता है ऐसा रियल लाइफ में होता है? एक नाव में 10-10 आदमी बैठ जाते। सो इन रियल लाइफ यू हैव टू वैलिडेट ऑल अजम्पशंस मेड एंड यू हैव टू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज स्टेटेड। क्या हो सकता है जो उसमें नहीं लिखा है? प्रोग्राम लिख रहे हैं आप तो कोई भी किसी भी हालत में प्रोग्राम यूज करेगा। हर कंडीशन में आपका प्रोग्राम चलना चाहिए। प्रोग्राम मस्ट वर्क करेक्ट। सो यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाटएवर इज स्टेटेड। दिस इज वन सिंपल केस वेयर द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट व्हिच सम इज ग्रेटर। नाउ वन ऑफ यू थॉट अबाउट इट, व्हाट इफ बोथ सम्स आर सेम? द वे यू थॉट वाज डिफरेंट। आपने सोचा कि अगर दोनों नंबर सेम है तो दोनों सम बीच के डिजिट्स की भी सेम आएगी, लेकिन वो खाली एक कंडीशन, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं फिर भी मिडिल डिजिट्स की सम सेम आ सकती, और वो डिजिट एक ही ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। 3 4 4 3 हुआ तो भी सम सेम आई। ये कंडीशंस आपको सोचना चाहिए, ठीक है? अभी ये इस इफ स्टेटमेंट से किस्सा चालू हुआ है, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन सही है तो आप ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, then you will check this if, and then you have come here. All this you are doing if the original numbers were valid. तो ये जो if है, ये जो यहां से चालू हुआ, यहां से चालू हुआ, ये खत्म कहां हो रहा है? ये यहां पे होगा। हाँ, एल्स में अगर लगाना है तो यहां पे भी लगाना पड़ेगा। ये चूंकि एक ही स्टेटमेंट था सी आउट, whenever you have only one statement, even if you don't put curly bracket it is okay, but he is right। हमने आदत क्या डाली है, if और else के बाद में curly bracket हमेशा डालेंगे। एक भी स्टेटमेंट हो तो डालना चाहिए, आपका कहना सही, तो डाल जाओ। तो ये पूरा ये हिस्सा खत्म हो गया। If your input is correct, then you are doing all of this. Now with this if statement ends here, this is that if, this is the corresponding if. If you come here, then what is to be done? Else क्या करेंगे आप? हाँ? Else अभी इसमें दो चीजें हो गई। एक तो when you validate, you have written the entire thing, long program as a part of one if, and if this condition was not true, then at the end you have written somewhere else invalid. Is it not better if in my program वैलिडिटी चेक करने के बाद अगर इनवैलिड हुआ तो वहीं पे मैसेज दे दे और बात खत्म करें? निकला है प्रोग्राम से सीधे, कैसे निकलते हैं प्रोग्राम से? रिटर्न बोल के निकल जाए। तो अगर आगे बढ़े तो इनपुट सही है तो ही आगे बढ़े, नहीं तो अदरवाइज वी विल सिंपली एग्जिट फ्रॉम देयर। दैट इज वन इजी वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्न 0 वी विल से रिटर्न 1, रिटर्न 2, समथिंग एल्स टू इंडिकेट टू आवरसेल्व्स दैट आई एम कमिंग आउट ऑफ। दैट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। सेकंड, एज समबडी वाज ऑब्जर्विंग, किसी ने बीच में ऑब्जर्व किया था कि ये सम निकालने के लिए मुझे अलग अलग डिजिट निकालना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ये जो वैल्यू है एक डिजिट की है, ये वैल्यू दूसरे डिजिट की है, तो यहाँ पे mn1 सम इक्वल टू n1d1 प्लस n1d2 लिखने की बजाय आई कुड हैव रिटन दिस प्लस दिस। सिमिलरली आई वुड हैव रिटन इंस्टेड ऑफ n2d1 plus n2d2 I would have written this plus this. And finally, while comparing these two, I would have compared the entire expression itself. So I need not store even the sum. The first thing makes sense. The second thing doesn't make sense. I will tell you why. The second thing, I have to write this condition twice.
वंस ग्रेटर वंस लेस। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन लिखूं तो 2 बार लिखने पड़ेंगे, एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा। इसलिए जाहिर है कि M1 सम और N1 सम N2 सम निकाल के रख, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं। तो अब इस प्रोग्राम the point that is being made is that I had extracted this in a separate digit, this in a separate digit, and then added them into this. But it is not required. Instead of this, I can write this expression plus this expression. That will still be the same thing. Same thing I can do here. So instead of 3 statements, I can write it in a single statement. Second point I said, I may not even do anything at all. I will just check. Where I have written M1 sum, I will write this complete expression itself here. And where I have written greater than, I will write the complete expression there. Then I don't need any simple location at all for temporary storage. But why I may not do it is because I have to check it here as well as here. So I have to write those long expressions twice. But that's okay. They will be evaluated only once depending upon whether this condition is true or not. Okay, that is one. The second point I made is that in this program, first I am checking for the validity. And if the input is valid, I am doing all of this. Now imagine the program was much longer, another 50 statements. After that, I have still to write this else, which actually corresponds to if input was invalid. So ये बहुत पीछे आएगा, it will come very late in the program. And by the time anybody reads this program, he will say, what is this else for? कहाँ से आया? ये याद थोड़ी ना रहेगा कि ये जो opening class है, else जो है, ये इसके corresponding है, ये याद रहना बड़ा मुश्किल है बड़े program. It is very difficult to remember. So it is better that when you check for validity, rather than checking for validity, and if things are valid, then you write a whole lot of things, you may check for invalidity, the opposite condition. And if things are invalid, you simply say return 1. No else is required then. From that, if when you come out, if the input was invalid, आप return 1 से घर चले जाते. So since you have come down, that itself means everything is valid. So you don't have to write a complicated if else. समझ गए? अगर ऐसा प्रोग्राम लिखना है तो क्या लिखेंगे फिर? So let us say I have come up to this point. यहाँ से मैं आगे का जो पूरा प्रोग्राम है उसको अलग से लिख रहा हूँ. जो नया मेथड बताया कि वैलिडिटी चेक करने की बजाय हम इनवैलिडिटी चेक करेंगे. अभी इनवैलिडिटी की कंडीशन क्या होगी? तो यहाँ पे वैलिडेट इनपुट जो है उसकी जगह हम लिखेंगे कि मैं नया प्रोग्राम यहाँ से नहीं लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ. यानी गिव वैल्यूज फॉर N1 and N2, इनपुट N1 and N2, ये कर लिया. अब इसके बाद मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ. तो यहाँ प्रोग्राम में मैं ऊपर लिखूंगा terminate if input is invalid. So now whatever I write, उसमें मैं ये लिखूंगा if input is invalid, return 1. तो वो if statement जैसे ही खत्म हो गया, आगे जो भी लिखूंगा सही प्रोग्राम के लिए लिखूंगा. तो इस तरह से फिर क्या लिखना चाहिए फिर यहाँ if. अब मुझे इस कंडीशन की एग्जैक्टली उल्टी लिखनी है, तो कैसे लिखी जाए? दो चीज कर सकता हूं. एक तो ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखूं, एक बड़ा ब्रैकेट डाल दूं दोनों तरफ और नॉट कर दूं यहाँ पे. नॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस. या वो नॉट को सिंप्लीफाई करूं और जो जो इनवैलिड एक एक केस है उसको देखूं. तो इनवैलिड केस अगर मुझे लिखना है अलग अलग, कैसे लिखूंगा मैं? पहले देखते हैं N1. N1 कब इनवैलिड होगा? अगर ये 1 लाख से कम है तो. ठीक है, 1 लाख से कम है N1 तो इनवैलिड है. सो इफ N1
is less than 1 lakh, or N1 is greater than 999,999, or N2 is less than 1 lakh, or N2 is greater than 999,999. ठीक है? If this condition is true, or this condition is true, or this condition is true, or this condition is true, any one condition is true, that means something wrong with input. N1 अगर इससे कम है तो गलत है इनपुट, N1 इससे ज्यादा है तो गलत है इनपुट, N2 इससे कम है तो गलत है इनपुट, N2 इससे ज्यादा है तो गलत है इनपुट। तो चारों में से कोई भी कंडीशन अगर सही हुई तो इनपुट गलत है। तो दिस और दिस और दिस और दिस, दैट मींस इनपुट इज इनवैलिड। यहां पे मैं लिख देता हूं ठीक है। अब यहां पे दो पर्याय हैं मेरे पास, आई हैव टू अल्टरनेटिव्स। आफ्टर दिस आई कैन पुट दिस हियर and start another else where this entire program could be written there. That is one way. But instead I can do a smarter thing. I will say return 1. यहाँ पे कमेंट लिख दूंगा exit program. घर जाओ, गलत है इनपुट, आगे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू वर्क। और यहाँ पे ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूं। अब देखिए, when I execute my program, if at all I come to this point, यहाँ अगर मैं कभी भी आया, कब आऊंगा? तभी आऊंगा जब इनपुट वैलिड होगा। अगर इनपुट इनवैलिड हुआ तो ये रिटर्न 1 से घर चला जाएगा। I will not come here. Isn't this simpler? इनवैलिडिटी चेक कर ली, अगर इनवैलिड हुआ तो घर चले गए। यहाँ पे आए तो अब ये पूरा का पूरा जो मेरा प्रोग्राम है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इनपुट सही है। तो मुझे एल्स वगैरह लिखने की जरूरत है। ये एक तरीका, पहले वाला एक तरीका वो भी सही है, ये भी सही है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अभी आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम स्लाइटली डिफरेंटली इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस। सो व्हाट शुड आई डू? इफ see what I have done. Sorry, you are saying something. बोलिए। If n1 divided by 100, हाँ, ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है, क्या इसकी जरूरत है? इनका कहना है कि ये ब्रैकेट लिखना चाहिए। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या ये ब्रैकेट लिखना जरूरी है? अगर ये ब्रैकेट लिखे बगैर हमने ऐसा लिखा तो एक एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के रूल्स क्या हैं? इफ देयर आर 2 or more operators at the same precedence, then operations are done from left to right. यानी सबसे पहले ये होगा ऑपरेशन, फिर उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेट होगा। वही चाहिए हमें, तो इसलिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत है। लेकिन अगर कभी डाउट हो, इफ यू हैव ए डाउट, it is safer to put a bracket here. There is no harm. It is perfectly right. Now you want to test whether this is greater than, ये टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी सब वो क्या होगी? दूसरी सब n2 divided by 100 मॉड्यूलो 10 plus n2 divided by 1000 modulo 10
इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, फिर क्या करेंगे आप? सी आउट फर्स्ट सम इज ग्रेटर। I am not assigning it to sum because I have calculated it directly. You see, the question does not say print the sum. It is just saying find out which sum is greater. So I am showing a shortcut which can be done. This program is also correct. हाँ, इनका कहना है कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये जो लोग हैं Mn1 sum, Mn2 sum, N1 D1, N1 D2, N2 D1, N2 D2 इनकी जरूरत नहीं है। सो दो चीजें ख्याल रखिए। एक तो अगर एक्स्ट्रा नॉर्म डिक्लेयर कर दिए और यूज नहीं किए तो कंपाइलर बुरा नहीं मानता है, वो आपके लिए घर बना के रख देगा, आप उसको वापरो मत वापरो। So if you declare some extra names and keep them, it is like, you know, you are a rich person, you are building 3-4 houses, and you say, all right, I am tired, I will stay only in this house. That is okay. However, what is pointed out is also correct. जो बताए रहे हैं आप लोग कि वो भी सही है कि ये ज्यादा क्यों लिखना, इसका मतलब हम कुछ सोच कुछ रहे थे, कर कुछ रहे, तो इसलिए वो मिटा देना चाहिए। इसीलिए जनरली कागज पे पहले प्रोग्राम लिख लेना चाहिए, फिर आप रन करोगे तो और कोई एरर आएंगे तो आप करेक्ट करेंगे। So that is, if it is there also it is okay, नहीं लिखा तो भी। He is saying if N1 less than equal to 1 lakh and greater than equal to something. So you are saying he wants to write something like this: N1 is greater than equal to 1 lakh and less than equal to 999. कितना अच्छा होता अगर ऐसा लिख सकते। Unfortunately, C++ language जिसने डिजाइन किया है, the person who designed C++ language said this is not how you can write it. A condition can only be written as a comparison of two values. That's the only form admissible. All other forms are invalid. So if you write like this, the C++ compiler say gali, gali, gali. It will shout at you. Wrong, wrong, wrong. And it will give you funny errors. You will not even understand what that is. So please note this. This is a important point कह रहे हैं वो कि नॉर्मली मैथ्स में हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, तो क्या गड़बड़ है, ऐसा क्यों नहीं किया जाए। अब इनसाइड में हम सोच सकते हैं कि भाई ये उसने डिजाइन नहीं किया लैंग्वेज अच्छी। देयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर यू आर परमिटेड टू राइट कंडीशंस, बट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हिच इवॉल्व्ड इन द अर्ली इयर्स दे इंसिस्ट that a condition can only be written as some value 1 comparison operator value 2. That is a condition. Anything else is not a condition. So that means this less than equal to n1 is a condition, but then this is not a condition. So you have to write two separate conditions and connect them with or and. Okay? If you write like this, it will be wrong. So you see now, very easily you have done it. Else, again you will write all of this, and instead of greater than, here you will say equal to all. If one sum is greater, you will say first sum is greater. Else, if this is equal, you will say both sums are same. Else, you will say second sum is greater. ये प्रोग्राम छोटा हो गया थोड़ा, बस इसमें एक गड़बड़ है, ये बड़े बड़े स्टेटमेंट आपको दो बार लिखने पड़े, यहाँ पे लिखना पड़ा और यहाँ पे फिर लिखना पड़ा, क्योंकि ये कंडीशन आपने अलग से वैल्यूएट नहीं किया। अगर सम अलग अलग निकालते तो वो कंडीशन आप इस तरह से लिख सकते। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया चीज जो है, यहाँ एल्स के बाद में ये यहाँ पे आप सी आउट लिख देंगे
उसके बाद एल्स में तीसरा स्टेटमेंट लिख देंगे और उसके बाद यहां पे रिटर्न 0। ये आपका प्रोग्राम जो है नॉर्मली एंड हो जाए, क्योंकि इफ इनपुट इज इनवैलिड यू ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ दैट एंड यू आर गोइंग अवे इफ द इनपुट इज, तो वो कुछ बचा नहीं उसके बारे में करने। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा भाई यहाँ तक तो आ गए, लेकिन एक इफ बचा है उसका एल्स का क्या करना है, तो फिर याद आएगा कि अरे भाई वो वैलिड था तब यहाँ आए थे, इनवैलिड है तो यहाँ आएंगे, एंड इफ आई कम हियर इफ इट इज इनवैलिड आई हैव टू डू समथिंग। एल्स में कब आएगा, ये ग्रेटर भी नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है। हाँ, ये इफ एल्सिफ 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 ऐसे आता है, वो गलत है, एल्सिफ होना चाहिए, इज राइट, यहाँ पे एल्सिफ होना चाहिए, नहीं तो एल्स कहां से आ गया, बिल्कुल सही। What will happen is if somebody gives you a number 1 lakh, you will not treat it as valid. Now therefore you have to be very clear on what is the condition. Suppose the condition says between this and this, but strictly between this, means excluding these two numbers, then you have to put less than equal. But if both are included, then you have to. If only one of them is included, you will say less than equal to in one case, in another case only less. So you have to be very careful about what is the condition that has been stated. So we will now consider the last problem in the quiz. Do you remember what is the last problem? उसमें array में पढ़ना था। array हमने डिस्कस किया है यहाँ, तो array के पहले पता कर लेते हैं array क्या है, उसके बाद आगे।